नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और इस समय जो इतनी बड़ी पेंडेमिक है, महामारी है हमारे भारतवर्ष में, आप लोग भी इसके प्रति सजग रहें और लगातार साफ सफाई पर ध्यान दें। बहुत सारे लोग बीमार हो रहे हैं इस समय, तो इससे ज़रूर सतर्क रहें आप लोग। कल हम लोगों ने प्रारंभ किया था, जो कहानी में हम लोगों ने बात की थी, तो कल बात की गई थी, एक कहानी की बात की गई थी, रसप्रिया कहानी। आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने पूरा वीडियो लेक्चर आप लोगों को दिया था। और आज हम लोग बात करेंगे कफन कहानी की। प्रेमचंद की 3 कहानियाँ आपको पढ़नी है। मैंने आपको बताया भी है कि असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट दोनों के पाठ्यक्रम में जो कहानियां हैं, दोनों को लेकर चला जा रहा है, क्योंकि हमारे 90% कैंडिडेट ऐसे हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर भी दे रहे हैं और यूजीसी नेट भी दे रहे हैं। तो प्रेमचंद की 3 कहानियां, दुनिया का अनमोल रतन और ईदगाह, ये दोनों कहानियां आपके यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में हैं, और वही कफन कहानी असिस्टेंट प्रोफेसर में है। तो इससे पहले आपको मिल चुका है दुनिया का अनमोल रतन और ईदगाह कहानी। अब आज बात करने जा रहे हैं हम लोग कफन कहानी की। तो जब मैंने दुनिया का अनमोल रतन और ईदगाह कहानी का लेक्चर दिया है, तो उसमें मैंने प्रेमचंद के बारे में सब कुछ आप लोगों को बता दिया था। ये आप लोगों को पता होगा कि मैंने वहाँ पर सारी चीज़ें आपसे डिस्कस कर ली थी। फिर भी कुछ चीज़ें प्रेमचंद जी के बारे में यहाँ पर हम लोग और जान लेते हैं, उसके बाद फिर कहानी की ओर चलेंगे, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाएगा प्रेमचंद जी के बारे में। आप तो जानते हैं कि जब जो भी रचना उठाई जाती है, तो उस रचनाकार के बारे में पहले हम लोग जानते हैं, फिर मूल रचना पर आते हैं। जब बात कहानी की हो रही है, तो आपको बता दें, अमेरिकी कहानीकार एडगर एलन पो को छोटी कहानी का जन्मदाता माना जाता है। सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन वर्ष से प्रायः साहित्यकारों ने हिंदी कहानी का आरंभ माना। प्रारंभ में हिंदी कहानी के लिए किस्सा शब्द का प्रयोग होता था, कहानी के लिए गल्प शब्द का प्रयोग होता था, कहानी के लिए आख्यायिका शब्द का प्रयोग होता था। जब सरस्वती पत्रिका के पहले अंक में इंदुमती कहानी प्रकाशित हुई, इंदुमती कहानी जब प्रकाशित हुई, तो आप देखेंगे कि इस इंदुमती को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहानी कहा, जबकि किशोरीलाल गोस्वामी ने इसे आख्यायिका कहा। तो कहानी के लिए पहले किस्सा शब्द का प्रयोग होता था, गल्प शब्द भी कहा जाता था, आख्यायिका शब्द भी कहा जाता था। कई लोग परेशान रहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में भी दिया गया है आख्यायिका, गल्प, सोचते हैं ये क्या है। भाई, कहानी को ही किस्सा कहा जाता है, कहानी को गल्प कहा गया, कहानी को आख्यायिका कहा गया। जैसा कि मैंने यहाँ पर भी आप लोगों को बताया कि सरस्वती के पहले अंक में प्रकाशित किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी इंदुमती को रामचंद्र शुक्ल ने तो कहानी कहा है, लेकिन किशोरीलाल गोस्वामी ने उसे आख्यायिका कहा है। यहाँ पर थोड़ा सा आप 2 मिनट का 1 मिनट का मुश्किल से समय दें, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, तो और चीज़ें आपको बता दें, स्पष्ट कर दें। पहली कहानी को लेकर हिंदी साहित्यकारों में अक्सर मतभेद रहा है। जैसे इंदुमती की बात करें, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किशोरीलाल गोस्वामी की रचना इंदुमती को पहली कहानी माना, जबकि प्राणिनी परिणय को बच्चन सिंह ने पहली कहानी माना है। आप हमारे जितने में पेड मेंबर्स हैं, ध्यान दीजिए, कॉपी पेन अगर आपके पास है तो चीज़ों को लिखते चलें या चीज़ों को समझते चलें। अगर आप समझ लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, कि आपके दिमाग में रहेगा। कहीं पर अगर लिख लेंगे तो और ही बेहतर होगा, ताकि रिवीजन के समय आपके लिए अच्छा रहेगा। तो प्राणिनी परिणय को बच्चन सिंह ने हिंदी की पहली कहानी माना, लेकिन इससे भी पहले 1871 ईस्वी में अगर हम बात करें कहानी की, पहली कहानी हिंदी की नहीं, केवल कहा जाए कि पहली कहानी कौन सी है, तो एक जमींदार का दृष्टांत,
एक जमींदार का दृष्टांत, जिसे लिखा था रेवरेंड जे न्यूटन ने। रेवरेंड जे न्यूटन ने लिखा था। उसे राजेंद्र बढ़वालिया ने कहा कि ये पहली कहानी है। ध्यान रखना, किसने कहा था? राजेंद्र बढ़वालिया ने कहा था कि ये हिंदी की पहली कहानी है। वहीं एक टोकरी भर मिट्टी जो माधवराव सप्रे की है, उसे देवी प्रसाद वर्मा ने कहा कि नहीं, ये हिंदी की पहली कहानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी जो है ये 11 वर्ष का समय, इसे लक्ष्मी नारायण लाल ने कहा कि नहीं, ये पहली कहानी है। चंद्रदेव से मेरी बातें, भवदेव पांडे ने कहा कि नहीं, ये पहली कहानी हिंदी की है। वहीं दुलाई वाली को राय कृष्ण दास ने कहा कि हिंदी की पहली कहानी है। चंद्र शर्मा गुलेरी की जो कहानी है उसने कहा था। राजेंद्र यादव ने कहा कि नहीं, ये हिंदी की पहली कहानी है। तो हिंदी की पहली कहानी को लेकर साहित्यकारों में अक्सर मतभेद रहा है। राजेंद्र यादव ने तो अपनी पुस्तक कहानी स्वरूप और संवेदना, जो पुस्तक लिखा है राजेंद्र यादव जी ने, उसमें उन्होंने इंदुमती कहानी पर शेक्सपियर के नाटक टेम्पलेट का प्रभाव साबित करते हुए कहा कि नहीं, उसने कहा था प्रथम मौलिक कहानी है, इंदुमती नहीं है। वहीं छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित एक टोकरी भर मिट्टी जो माधवराव सप्रे की कहानी है, ज्यादातर लोगों ने उसे हिंदी की पहली कहानी माना है। तो अगर किसी का नाम लेकर ना दिया जाए परीक्षा में, सीधे प्रश्न पूछा जाए कि हिंदी की पहली कहानी, सामान्यतः हिंदी की पहली कहानी किसे माना जाता है, तो माधवराव सप्रे की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी। लक्ष्मी नारायण लाल ने लिखा है कि शिल्प विधि की दृष्टि से हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का 11 वर्ष का समय। तो ये तो नाम से कहा जाएगा। अगर पूछा जाए कि लक्ष्मी नारायण लाल ने किसे हिंदी की पहली कहानी माना है, तो आप कह सकते हैं 11 वर्ष का समय। या अगर ये दे दिया जाए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे हिंदी की पहली कहानी माना है, तो इंदुमती। बच्चन सिंह ने किसे माना है, तो प्राणी पर्णे। राय कृष्ण दास ने किसे माना है, तो दुलाई वाली। राजेंद्र यादव ने किसे माना है, तो उसने कहा था। तो इस तरीके से जो ये कथन है, जो अलग अलग साहित्यकारों का मत है, उन साहित्यकारों के मत को भी आपको ध्यान में रखना है। तो खैर, ये तो अलग की बातें हो गई। हम लोगों को तो अपने टॉपिक पे आना है। रामचंद्र शुक्ल ने अपनी कहानी 11 वर्ष का समय को आख्यायिका ही कहा है। इंदु पत्रिका में आख्यायिका शब्द का प्रयोग होता था। अब यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है कि किस पत्रिका में कहानी के लिए आख्यायिका शब्द का प्रयोग होता था। आपका उत्तर होगा इंदु पत्रिका में। लेकिन इसके अलावा इस समय, यानी इंदु के ही समय अगर हम देखें तो मर्यादा है, माधुरी है, विशाल भारत है, इन सब पत्रिकाओं में बांग्ला के अनुकरण पर गल्प शब्द का प्रयोग होता था। यानी इंदु पत्रिका में कहानी के लिए आख्यायिका शब्द का प्रयोग होता था। मर्यादा, माधुरी, विशाल भारत में बांग्ला के अनुकरण पर गल्प शब्द का प्रयोग होता था। अब आइए बात करते हैं प्रेमचंद की और रचनाओं के बारे में। जैसे उर्दू कहानी संग्रह सोजेवतन जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। प्रेमचंद नाम से लिखी गई कहानी बड़े घर की बेटी भी जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी सौत सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। प्रसिद्ध बंगला साहित्यकार शरदचंद्र ने उन्हें कथा सम्राट की उपाधि दी थी। अब यहाँ पर ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है। कथा सम्राट किसने कहा, यहां पर यह चीज आपको ध्यान रखना है कि प्रेमचंद जी को कथा सम्राट किसने कहा। तो ये चीजें जो आपको ध्यान रखनी होती हैं, तो इन सारी चीजों पर आपको ध्यान रखना है। यहां पर जो सोजेवतन है, सोजेवतन भी आपको ध्यान रखना है। सोजेवतन में 5 कहानियां संकलित हैं। सोजेवतन में 5 कहानियां संकलित हैं।
मुझे लगता है कि जितने लोग वीडियो आप देख रहे हैं, आप सभी लोगों को वो पांचों कहानियाँ पता होंगी कि कौन कौन सी हैं जो सोज्योतन में संग्रहित हैं। अगर नहीं पता है तो ध्यान दें, पहली कहानी कौन सी है, तो इसके दुनिया व हुब्बे वतन। अब कुछ लोग ये भी नहीं जानते होंगे कि इसके दुनिया व हुब्बे वतन प्रेमचंद जी की ही कहानी है। अरे उसका दूसरा नाम है, वो भी आप जान लें। कल अभी लाइव क्लास में मैंने आप लोगों को प्रश्न दिया था, सांसारिक प्रेम और देश प्रेम। सांसारिक प्रेम और देश प्रेम हिंदी रूपांतर है इसके दुनिया व हुब्बे वतन का। दूसरी कहानी है दुनिया का सबसे अनमोल रतन, जो यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में है। तीसरी कहानी है यह मेरा वतन है। चौथी कहानी है शेख मखमूर, शेख मखमूर। पांचवी कहानी है सोज्योतन में संग्रहित, पांचवी कहानी है सिल ए मातम। अब कुछ लोग फिर सोचेंगे सिल ए मातम नहीं पता है। भाई शोक का पुरस्कार, शोक का पुरस्कार हिंदी रूपांतर है सिल ए मातम कहानी का। तो इस तरीके से 5 कहानियां सोज्योतन में प्रकाशित हैं। तो प्रेमचंद जी ने जितनी भी कहानियां लिखी हैं, आप देखें बहुत सारी इन्होंने जितनी भी जो भी कहानियां लिखी हैं, समाज में जो भी चीज़ें हो रही थी उन सबको उन्होंने अपनी कहानी के माध्यम से, अपने उपन्यास के माध्यम से प्रदर्शित किया है। यहाँ पर एक चीज़ आपको और बता दें, जब अभी बात आई सोज्योतन में इन 5 कहानियों की, जिसमें मैंने एक कहानी आपको बताया अभी, सांसारिक प्रेम और देश प्रेम, ये हिंदी रूपांतर है इसके दुनिया व हुब्बे वतन का। नवाब राय की पहली कहानी, यानी नवाब राय नाम से, ध्यान देना, गौर से सुनना मेरी बात को, प्रेमचंद नाम से नहीं, नवाब राय नाम से। नवाब राय नाम की पहली कहानी इसके दुनिया व हुब्बे वतन नाम से 1908 ईस्वी में जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। किस नाम से, तो ध्यान रखना, नवाब राय नाम से। तो इस तरीके से भी कुछ प्रश्न पूछ लिए जाते हैं जहां पर लोगों को नहीं पता होता है। ये वही सोज्योतन है कि इसी के प्रकाशन के बाद ब्रिटिश सरकार ने नवाब राय पर सडिशन का आरोप लगाकर उनके सारे संग्रह को जब्त कर लिया था। तो ये जो 5 कहानियों का संग्रह है, 5 उर्दू कहानियों का जो संग्रह है सोज्योतन, इसे ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया था। तो अभी मैंने आपको बताया कि नवाब राय नाम से उनकी जो पहली कहानी है वो सांसारिक प्रेम और देश प्रेम है, लेकिन प्रेमचंद नाम से उनकी पहली कहानी कौन सी है, आगे शायद मैंने यहां पर नहीं दिया है, खैर आप सुन लें ऐसे। प्रेमचंद नाम से उनकी पहली कहानी है बड़े घर की बेटी। प्रेमचंद नाम से उनकी पहली कहानी है बड़े घर की बेटी। बड़े घर की बेटी जो 1910 ईस्वी में जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। जबकि अगर हम लोग हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि की बात करें, शुद्ध हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि की बात करें, तो हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि में लिखी गई प्रेमचंद की पहली कहानी सौत है, जो कि 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है। यह कथन प्रेमचंद जी का है। प्रेमचंद ने प्रेमचंद नाम कब रखा, किसके कहने पर रखा,
तो प्रेमचंद ने अपने मित्र दयाराम निगम के सुझाव पर अपना छद्म नाम प्रेमचंद रखा। बच्चन सिंह ने पंच परमेश्वर को प्रेमचंद की पहली कहानी माना है। अब अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि बच्चन सिंह ने प्रेमचंद की किस कहानी को पहली कहानी माना है और किस कहानी को अंतिम कहानी माना है, चलो साथ में दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो बच्चन सिंह ने पहली कहानी माना पंच परमेश्वर को और अंतिम कहानी माना जो आप पढ़ रहे हैं इस समय, जो आप पढ़ रहे हैं कफन। जिस कहानी की हम लोग बात करने जा रहे हैं कफन कहानी को अंतिम कहानी प्रेमचंद की किसने माना? बच्चन सिंह ने। और पहली कहानी किसे माना? तो पंच परमेश्वर को माना। प्रेमचंद जी ने लगभग 300 कहानियां लिखी हैं जो अब मानसरोवर शीर्षक से 8 भागों में प्रकाशित है। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं प्रेमचंद के कहानी संग्रह कौन कौन से हैं। तो यह प्रकाशन वर्ष के अनुसार यहाँ पर मैंने लिया है कि कौन कौन से कहानी संग्रह हैं। सप्त सरोज, नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा, यहाँ पर यह क्रम से मैंने लिया है कि किसका प्रकाशन कब हुआ। पहले हुआ है सप्त सरोज, फिर उसके बाद में नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पचीसी, प्रेम प्रसून, प्रेम द्वादशी, प्रेम प्रतिमा, प्रेम तीर्थ, 5 फूल, प्रेम प्रतिज्ञा, प्रेम चतुर्थी, प्रेम कुंज, सप्त सुमन और कफन। यहाँ पर आपको बता दें, इसको ध्यान रखना क्योंकि ये तो आपके पाठ्यक्रम में है तो इसलिए इसको जानना जरूरी है। इसका प्रकाशन हुआ है 1936 ईस्वी में। कफन कहानी संग्रह भी है और कफन कहानी भी है। तो चाहे कफन कहानी संग्रह पूछा जाए चाहे कफन कहानी पूछा जाए, दोनों का प्रकाशन 1936 ईस्वी में हुआ है। अब इसके बाद प्रेमचंद की प्रमुख कहानियों की बात कर लेते हैं। वैसे कहानियां तो उन्होंने बहुत सारी लिखी, मैंने अभी आपको बताया है कि लगभग 300 कहानियां लिखी, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण कहानियों की बात कर लेते हैं। जैसे बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा, सौत, पंच परमेश्वर, सज्जनता का दंड, ईश्वरीय न्याय, दुर्गा का मंदिर, बलिदान, आत्माराम, बूढ़ी काकी, विचित्र होली, ग्रहदाह, परीक्षा, आप बीती और इसके बाद उद्धार। ये पीडीएफ भी आप लोगों को भेजा जा चुका है। ये पीडीएफ आप लोगों को भेजा जा चुका है। पीडीएफ आपको मिल गया होगा और मुझे उम्मीद है कि कुछ लोगों ने इसे पढ़ भी लिया होगा क्योंकि टेस्ट सीरीज के उत्तर बहुत सारे लोगों का आ भी चुका है, लोग भेज भी रहे हैं। सवा शेर गेहूं, शतरंज के खिलाड़ी, माता का हृदय, कजाकी, सुजान भगत, मोटे राम जी शास्त्री, मंत्र, इस्तीफा, अलग्यो झा, पूस की रात, समर यात्रा, पत्नी से पति, सदगति, 2 बैलों की कथा, तावान, होली का उपहार, ठाकुर का कुआं, बेटों वाली विधवा, ईदगाह, कफन, गुल्ली डंडा, दूध का दाम, रियासत का दीवान, नशा, बड़े भाई साहब, दुनिया का अनमोल रतन, ढपोर पंख, कुत्तों की कहानी, कानूनी कुमार। तो इस तरीके की ये कुछ प्रमुख कहानियां हैं। इन कहानियों को ध्यान रखिए। इनमें से अगर हम बात करें तो जो ढपोर पंख कहानी है ये वर्णात्मक शैली में लिखी गई कहानी है। किस शैली में? तो वर्णात्मक शैली में लिखी गई कहानी है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बड़े भाई साहब भी वर्णात्मक शैली में लिखी गई कहानी है। कानूनी कुमार, यहाँ पर जो आपने देखा कानूनी कुमार, कानूनी कुमार कहानी जो प्रेमचंद जी की है ये संवादात्मक शैली में लिखी गई है। वहीं मोटे राम जी शास्त्री, मोटे राम जी शास्त्री भी बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है और इसे भी आप ध्यान रखिएगा, डायरी शैली में लिखी गई है।
ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रेमचंद जी की कौन सी कहानी है जो डायरी शैली में लिखी गई है, तो मोटे राम जी शास्त्री कहानी डायरी शैली में लिखी गई है। वहीं पत्रात्मक शैली में लिखी गई कहानी कौन सी है प्रेमचंद की, तो है दो सखियां। दो सखियां, कुत्ते की कहानी। कुत्ते की कहानी जो प्रेमचंद जी ने लिखा है, यह कहानी आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई कहानी है। इनकी जो कहानी है सदगति, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सदगति प्रेमचंद द्वारा दलित समस्या पर लिखी गई सबसे प्रसिद्ध कहानी है, जिसके अंतिम हिस्से में प्रेमचंद जी ने दलितों के भीतर उभरती हुई विद्रोह चेतना को भी प्रस्तुत किया है। वहीं पूस की रात कहानी की अगर हम लोग बात करें तो ये इसकी चरम यथार्थवादी कहानियों में पूस की रात कहानी की शुमार की जाती है। पूस की रात कहानी में प्रेमचंद ने हल्कू नामक किसान के माध्यम से यह दिखाया है कि गरीब किसान को अपनी फसल की रक्षा के लिए कैसी कठिनतम स्थितियों का सामना करना पड़ता है, जबकि अमीर वर्ग के लोग बिना कठिन परिश्रम किए ही आरामदायक जीवन व्यतीत करते हैं। तो प्रेमचंद जी की कहानियों में आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। अब इसके बाद आइए जो मूल कहानी है, उस मूल कहानी की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कफन कहानी, जिसका प्रकाशन मैंने अभी आपको बताया कि 1936 ईस्वी में हुआ। कफन कहानी भी है और कफन कहानी संग्रह भी है, और दोनों का प्रकाशन 1936 ईस्वी में हुआ है। इसमें 3 पात्र हैं। इस कहानी में मुख्य रूप से हम देखते हैं तो पात्रों की संख्या 3 है। घीसू है, माधव है और बुधिया है। घीसू, माधव, बुधिया, ये 3 पात्र हैं। अभी मूल कहानी भी आपको मिलेगी। मूल कहानी भी मैंने आप लोगों को भेज दिया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने मूल कहानी भी पढ़ ही लिया होगा। यह कहानी वातावरण प्रधान सामाजिक कहानी है। यह कहानी मनोविज्ञान को आधार बनाकर लिखी गई है। इस कहानी की मूल संवेदना क्या है? इस कहानी की मूल संवेदना क्या है? आइए मूल संवेदना की ओर थोड़ा सा चलते हैं हम लोग। मूल संवेदना यह है कि आधुनिक आर्थिक विषमता, बेरोजगारी और निकम्मे समाज के कारण सर्वहारा वर्ग कितना स्वार्थी, कामचोर और जड़ हो जाता है कि वह अपनी मृतक पुत्रवधू और पत्नी के कफन के लिए एकत्र चंदे के धन को शराब पीने में व्यय कर डालता है। अब आप यहाँ पर खुद देखें कि किस तरीके से इस कहानी की संवेदना है कि जो कफन का पैसा होता है, उस कफन के पैसे से क्या करते हैं तो घीसू और माधव शराब खरीदते हैं, और उस पैसे से शराब खरीदकर और शराब पीते हैं, और अंत में अपने इस कुकृत्य का समर्थन करने के लिए, जो इनका ये कुकृत्य है, इस कुकृत्य का समर्थन करने के लिए समाज की रीति रिवाज को कोसता हुआ कहता है कि कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढकने को चिथड़ा न मिले, उसे मरने पर कफन चाहिए। घीसू और माधव दोनों आराम तलब, कामचोर और बदनाम हैं, काम नहीं करना चाहते हैं। इस कहानी में इन पात्रों के माध्यम से दिखाया गया है कि घीसू और माधव दोनों कामचोर हैं, काम नहीं करना चाहते हैं, आराम तलब हैं। अगर काम करेंगे, 1 दिन काम करेंगे, 3 दिन आराम करेंगे। ये आलसी हैं, कामचोर हैं।
माधो भी आधा घंटा काम करता है और घंटा भर चिलम पीता रहता है। गांव में काम की कमी नहीं है, फिर भी उन दोनों को कोई मजदूरी पर नहीं बुलाता है। उनका काम था रात में कहीं से लकड़ी तोड़ लाना, खेतों से गन्ने चुरा लाना, आलू चुरा लाना, मटर चुरा लाना और उसी से अपना पेट भरना। उनके पास है भी कुछ नहीं, आर्थिक विपन्नता है। और इस आर्थिक विपन्नता का कारण है आराम तलब और कामचोर हैं ये लोग, जिससे इनमें आर्थिक विपन्नता है। और इसी आर्थिक विपन्नता ने दोनों को निर्दयी, कठोर और हृदयहीन बना दिया है। तभी तो घर में बुधिया प्रसव पीड़ा से तड़प तड़प कर प्राण छोड़ देती है और वे दोनों अलाव पर बैठे बैठे चोरी के भुने आलूओं को खाने में मग्न हैं। चोरी के भुने आलूओं को खाने में मग्न है और बुधिया की सुध खबर नहीं लेते हैं। बस दूर से ही बाहर बैठे अलाव के पास सुन रहे हैं, उसकी चीख सुन रहे हैं, वो कराह रही है, लेकिन क्यों नहीं जा रहे हैं। दूसरा यह भी दिखाया गया है एक तरफ कि वो इसलिए नहीं जाते हैं कि अगर एक चला जाएगा तो दूसरा यहां पर भुने हुए आलू को पूरा खा लेगा। अब आप सोचिए कि किस तरीके का दृश्य है। पूरी कहानी मैंने इसीलिए आप लोगों को भेज दिया है कि छोटी कहानी है, 5-6 पेज की है। अगर आप पढ़ लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा और बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी। इसीलिए प्रेमचंद जी ने कहा है घीसू और माधव के बारे में। प्रेमचंद जी ने इसीलिए कहा है कि अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल जरूरत न होती। अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल भी जरूरत न होती। ये उसकी चीख सुनते हैं बुधिया की, लेकिन उसके पास नहीं जाते हैं और वो मर जाती है। इस प्रकार इसको दारुण दशा, विपन्नता और अंतिम परिणति किसी भी संवेदनशील मनुष्य के दिल को दहला देती है और इस समाज की विषम आर्थिक संरचना पर सोचने के लिए बाध्य कर देती है। 60 वर्षीय घीसू ऐसे नहीं है। वो कह रहा है कि समाज में बहुत सारी चीजें देखते हुए चले आ रहे हैं। यानी घीसू की उम्र कितनी है। बाय द वे, अगर कभी प्रश्न पूछा जाता है तो ध्यान रखना, घीसू की उम्र कितनी है। आपको थोड़ा सा उसके बारे में और बता दें। घीसू की उम्र 60 वर्ष की है। उसकी 9 संतानें हुई थी घीसू की, लेकिन उनमें से सिर्फ एक बचा और वो है कौन? माधव। घीसू की वर्तमान में उम्र कहानी में 60 वर्ष है। घीसू के 9 संतानें थी, 9 में से केवल एक बचा है जिसका नाम माधव है और माधव की पत्नी बुधिया है। माधव भी अपने पिता के कदमों पर चल रहा है, मानो वो पिता का नाम रोशन कर रहा हो। गत वर्ष पूर्व ही माधव की शादी हुई थी और उसकी जो पत्नी है बुधिया, वो बहुत ही मेहनती है, अत्यंत भोली है। उसने आकर अपने खानदान को कुछ व्यवस्थित किया। खानदान क्या मतलब, यही 2 लोग। तो उनको व्यवस्थित किया। लोगों के घर जाकर जाती है, काम करती है, मजदूरी करती है, मजदूरी करके इन दोनों का पेट पालती है, तो जिससे अब ये दोनों और ही आराम परस्त हो जाते हैं। लेकिन संयोगवश विवाह के 1 वर्ष पश्चात माधव की पत्नी जो बुधिया है वो प्रसव वेदना में कराहती रहती है और उसकी जान चली जाती है। तो ये सारी चीजें इसमें बताया गया। इस कहानी में विंब और व्यंग का प्रयोग बड़े ही सरल भाषा में किया गया है। विंब का प्रयोग अगर हम देखें तो बहुत ही सरल तरीके से विंब का प्रयोग किया गया है। किस तरीके से विंब का प्रयोग किया गया है यहां पर देखें कि सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा, यानी ठंड की रात है और बाहर दोनों अलाव के पास बैठे हैं, भुने हुए आलू, चोरी के भुने हुए आलू को खा रहे हैं। वो कराह रही है प्रसव पीड़ा से, उसकी मृत्यु हो जाती है
और जाते नहीं हैं। फिर सुबह जाकर देखते हैं, सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई थी, उसके मुंह पर मक्खियां भिनक रही थीं, पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी, सारी देह धूल से लथपथ हो रही थी, उसके पेट में बच्चा मर गया था। तो किस तरीके से बिंब का प्रयोग यहाँ प्रेमचंद जी ने इस कहानी में किया है। इतना ही नहीं, प्रेमचंद जी ने व्यंग भी किया है इस कहानी में। अगर आप देखें तो प्रेमचंद जी ने व्यंग भी किया है। व्यंग के लिए देखिए यहाँ पर कि दुनिया का दस्तूर है, नहीं तो लोग बावनों को अर्थात ब्राह्मणों को, दुनिया का दस्तूर है, नहीं तो लोग बावनों को हजारों रुपए क्यों दे देते। कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं। बड़े आदमियों के पास धन है, चाहे फूके, हमारे पास फूकने को क्या है। तो यहाँ पर बात जब रुपए की आई तो एक चीज़ याद आ गया, मैं आपको यहीं पर बता दूं। बात रुपए की जब आती है तो यहाँ एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा। जब बुधिया की मृत्यु होती है, कफन के लिए पैसे नहीं होते हैं। उस वक्त की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि दोनों रोते हैं। रोते रोते जमींदार के पास जाते हैं, आंखों में दीनता के आंसू भरकर घीसू ने जमीन पर सिर रखकर कहा, सरकार बड़ी विपत्ति में हूँ, माधव की घरवाली गुजर गई है। रात भर हम उसकी सेवा करते रहे, दवा दारू से जो भी हो सका सब कुछ किया। अब देखिए कितना बड़ा झूठ, किस तरीके से पैसा मांगा जा रहा है, किस तरीके से अपनी दीनता दिखाई गई, जबकि अलाव के पास बैठकर आलू खा रहे थे दोनों लोग, देखने तक नहीं जाते हैं। और फिर जब वहां पर गए हैं जमींदार के पास तो क्या अपनी दीनता बता रहे हैं कि सरकार बड़ी विपत्ति में हूं, माधव की घरवाली गुजर गई है, रात भर हम उसकी सेवा करते रहे, दवा दारू से जो भी हो सका सब कुछ हमने किया और वो हमें दगा दे गई, हमारा आपका गुलाम हूं, अब आपके सिवा कौन उसकी मिट्टी पार लगाएगा। जमींदार उनसे घृणा करता था, फिर भी जमींदार ने 2 रुपए दे दिए, अच्छा ले जा। और फिर जमींदार ने जब 2 रुपए दे दिए तो देखा देखी और लोगों ने, महाजनों ने, कुछ बनियों ने कुछ पैसे और दिए। तो इस तरीके से चंदे लगाकर जो पैसे इकट्ठा हुए थे कफन के लिए, वो कुल 5 रुपए इकट्ठा हुए थे। ध्यान देना, कफन के लिए कुल कितने रुपए इकट्ठा हुए थे, तो 5 रुपए इकट्ठा हुए थे। और कहीं से अनाज मिल गया तो किसी ने लकड़ी दे दिया, किसी ने कुछ दे दिया। तो इस तरीके से 5 रुपए इकट्ठे हुए और वो लेकर कफन खरीदने के लिए बाजार जाते हैं। बाजार जाकर वो सोचते हैं कि कोई हल्का सा कफन ले लेते हैं, रात हो जाएगी, कौन जाएगा देखने की कफन कितने का है, कैसा है। तो ये सारी चीजें होती है। और ये सब करते करते एक शराब के दुकान पर जाते हैं और शराब, उसी पैसे का शराब खरीदते हैं। बाप बेटे शराब पीते हैं, वहीं पर तली हुई मछलियां और बहुत सारी चीजें लेते हैं, उसे खाते हैं। तली हुई चटनी, मछलियां नहीं सॉरी, तली हुई चटनी है, ये पूड़ियां हैं, चटनी है, ये सारी चीज लेते हैं, खाते हैं और शराब पीते हैं और वहीं गिर जाते हैं। तो ये सारी चीजें इसमें दिखाया गया है। कहानी का उद्देश्य क्या है, इस कहानी में जितनी चीजें बताई गई हैं, इस कहानी का उद्देश्य क्या है, आइए उद्देश्य की बात करते हैं। तो इस कहानी में सामाजिक यथार्थ की प्रस्तुति आपको देखने को मिलेगी। कहानी में सामाजिक यथार्थ की प्रस्तुति आपको देखने को मिलेगी। शोषण व्यवस्था का चित्रण भी आपको देखने को मिलेगा। शोषण व्यवस्था का चित्रण भी इसमें किया गया है। और इसी के साथ आप यह भी देखेंगे कि इस कहानी में अंधविश्वास का भी चित्रण किया गया है। अंधविश्वास का भी चित्रण किया गया है। तो इन सारी चीजों को अगर देखा जाए तो ये इसके उद्देश्य हैं, इस कहानी के उद्देश्य हैं। अब इनमें से अगर हम लोग बात करें सामाजिक यथार्थवाद की, तो खैर तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसमें
मैंने आप लोगों को दे ही दिया है, पूरी कहानी दे दिया है, तो इसमें अलग से कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है, अलग से कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन 3 चीज़ों को आप जरूर ध्यान रखिएगा कि कहानी का उद्देश्य क्या है। तो सामाजिक यथार्थ की प्रस्तुति, शोषण व्यवस्था का चित्रण और अंधविश्वास का चित्रण। अब इसके बाद ये पूरी मूल कहानी यहाँ से शुरू होती है। इस कहानी को अगर आप लोग पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा होगा कि 35 मिनट का लेक्चर यह ही है और 5-6 पेज का है, 6 पेज की कहानी है। इस कहानी को पढ़ लीजिएगा। तो आज रात में 9 बजे लाइव कक्षा जो होगी उसमें प्रेमचंद की तीनों कहानियों जो पाठ्यक्रम में है, कफन कहानी, ईदगाह कहानी और दुनिया का अनमोल रतन, इन तीनों कहानियों से संबंधित रात में प्रश्नोत्तरी आपको करा दी जाएगी। तो मुझे लगता है, और इसके अलावा प्रेमचंद की और भी जो कहानियां हैं जो महत्वपूर्ण है प्रेमचंद से संबंधित, वो भी करा देंगे। तो उससे ये होगा कि आज का पूरा हो जाएगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा आप लोगों से सहयोग की ज़रूरत है। सहयोग की ज़रूरत यह है कि जब तक पेंडेमिक चल रही है, नेटवर्क की समस्या है, मैं भी लखनऊ से बाहर हूँ, मैंने बताया भी था आप लोगों को, तब तक आप लोगों को प्रतिदिन 1 लेक्चर 2 लेक्चर ऐसे ही मिलते रहेंगे। जैसा कि पहले मिल रहा था कि 4 लेक्चर 5 लेक्चर आपको एक दिन में मिलता था, तो 4-5 लेक्चर नहीं मिल पाएगा। परीक्षा भी स्थगित हो गई है और ये मानकर चलिए कि परीक्षा अब जुलाई से पहले नहीं होनी है। नेट की परीक्षा तो स्थगित हो गई है, असिस्टेंट प्रोफेसर की भी परीक्षा स्थगित होगी जिस तरीके की कंडीशन वर्तमान में है। तो अभी आपको प्रतिदिन 1 लेक्चर या 2 लेक्चर ऐसे आपको डेली मिलता रहेगा और लगातार आप लोग इसी क्रम में पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, टेस्ट सीरीज भी देते रहें ताकि जो कंटिन्यूटी बनी है वो ना टूटने पाए। और जैसे ही थोड़ा सा माहौल सही होता है और मेरी वापसी होती है लखनऊ के लिए, वैसे ही फिर से आपको 3 लेक्चर 4 लेक्चर प्रतिदिन मिलना शुरू हो जाएगा। तो अभी फिलहाल इतना सहयोग है करिए आप लोग कि बस 1 लेक्चर 2 लेक्चर जो आपको मिल रहा है, अपने समय अपने शेड्यूल के अनुसार उसे आप करते रहिए, ईमानदारी से पढ़ते रहिए, लगे रहिए। कोई समस्या हो व्हाट्सएप पे जरूर मैसेज करें। तो बाकी हम लोग फिर मिलेंगे रात में 9 बजे लाइव कक्षा में।